हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। इससे पहले हम डेप्रिसिएशन चैप्टर को फुल्ली कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है? तो हमने देखा है कि सेल्स दो टाइप की होती है। एक होती है कैश सेल्स, एक होती है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्या होती है? जब हम बोलते हैं कि हमने सेल तो कर लिया लेकिन हमें पैसा बाद में मिलेगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो हमारे न्यू होते हैं, ठीक है, तो हमें क्रेडिट सेल तो करनी है लेकिन हमें पूरा उन पर ट्रस्ट नहीं हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हमें ट्रस्ट नहीं हो सकता है कि वो पैसे देंगे या नहीं देंगे, लेकिन वो कैश सेल्स भी नहीं कर रहे। तो इसमें क्या होता है, एक टर्म आती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। वो क्या होती है कि वो हम जो सेलर होता है वो एक बिल ड्रॉ करता है जिसमें वो लिखता है कि फॉर एग्जांपल जो क्रेडिट पीरियड है 2 मंथ्स है, तो उसमें वो लिखता है कि 2 मंथ्स के बाद आप मुझे इतना पेमेंट करेंगे एज ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, और उसके ऊपर वो साइन कर देते हैं और जिन्होंने परचेज किया हुआ होता है वो भी साइन कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक प्रूफ होता है कि हाँ हम आपसे 2 लाख रुपीज़ या 5 लाख रुपीज़ जो भी अमाउंट है आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो जो मांग रहे हैं सेलर के लिए वो हो गया बिल्स रिसीवेबल, और जो परचेजर हैं उनके लिए क्या हो गया, ये बिल्स पेबल, ठीक है। तो ये उसका ओवरव्यू हो गया। अब हम रीड करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीनिंग। It is a document prepared by seller in which he puts in writing all the terms and conditions related to sale of goods, amount to be paid, date of payment, etc. ठीक है, जितने भी रिक्वायरमेंट होती है वो उनमें लिखते हैं and the buyer puts his signature on it. इट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और जो बायर होता है वो उसके अंदर क्या करता है, अपने सिग्नेचर लिखता है, वेरीफाई करता है कि हाँ हमें उनको पेमेंट करना है। और इंडिया में इसे हुंडीज कहते थे पुराने टाइम में, लेकिन आजकल भी उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, ठीक है। सो अब हम एज पर इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन हो गया? सेलर, जो ड्रॉ कर रहा है बिल को, जो बना रहा है। डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्या बोलता है, किसको पेमेंट करना है? या तो ड्रॉवर को खुद को, या ड्रॉवर जिसको बोले उसे पे करना, या फिर जिसके पास बिल है, ठीक है, जिसके पास बिल होल्ड कर रहा है, बिल जिसके पास होगा उसको पेमेंट करो, या ड्रॉवर को करो, या ड्रॉवर जिसको बोले, ठीक है। तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक ऑर्डर है विदाउट एनी कंडीशन। ऐसा नहीं है कि एज सुन एज पॉसिबल या जब भी आपके पास पैसा आए, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है। तो अब हम फीचर्स देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज इन रिटर्न, ये रिटर्न में होता है। एक ऑर्डर होता है, कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, ये ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए। एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट जो होता है डेफिनेट होना चाहिए, ऐसे अप्रॉक्स नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ पेमेंट भी फिक्स होनी चाहिए एंड इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर ऑफ द बिल, दोनों के सिग्नेचर उस पर होने चाहिए। द अमाउंट मेंशन इज आइदर पेबल ऑन डिमांड और ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, या तो ऑन डिमांड कि लाइक जब हम बोले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर on the maturity या on the completion of fixed period, for example 1 month, 2 month, 3 weeks, ठीक है, जो भी। amount is payable either to the bearer of the bill or to a specified person or to his order, ठीक है। किसको पे किया जाता है? होल्डर ऑफ द बिल को, या फिर कोई एक स्पेसिफिक पर्सन जिसको ड्रॉअर बोल रहा है, या फिर एज पर एज ऑर्डर्स। तो अब हम देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पार्टीज कौन कौन से हैं। ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन होता है? जो बिल को ड्रॉ करता है, और जो कौन होता है? सेलर, ठीक है। देन है एक्सेप्टर और ड्रॉई। एक्सेप्टर और ड्रॉई कौन है? परचेजर, कस्टमर, जिसको पेमेंट करनी है, जिसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर या ड्रॉई। और नेक्स्ट होता है पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जो पे होता है, पे क्या होता है? देखो, एक्सेप्टर पेयर भी हो सकता है क्योंकि ये पे करेगा, और पे जिसको पेमेंट मिलना है। अब जिसको पेमेंट मिलना है, कभी कभी सिचुएशन में ड्रॉअर और पे ही सेम हो सकते हैं, ठीक है। मैं बिल ड्रॉ कर रही हूँ और मुझे ही पेमेंट मिले, दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। और जो पे है, समटाइम्स ये भी हो सकता है ना, हमने क्या बोला, होल्डर ऑफ द बिल। फॉर एग्जांपल हमने बिल है किसी और को दिया, वो हम आगे पढ़ेंगे, किसी और को दिया पेमेंट उसको मिली, ठीक है, तो वो पे ही हो जाएगा। और ड्रॉअर तो मैं अभी भी मैं ही हूँ क्योंकि मैंने बिल ड्रॉ किया था। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कैसा दिखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 5 लाख, यहाँ पे स्टैम्प है, यहाँ पे जो बिल लिख रहा है उनका एड्रेस होगा और डेट होगी, फिर उस पर लिखा 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹5 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीव, ठीक है। इस टाइप का हम लिख लेते हैं। एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्टेड ड्रॉई, उसका उनका सिग्नेचर होगा, उनका नाम और एड्रेस, और फिर से ड्रॉवर का नाम और सिग्नेचर एंड एड्रेस, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ दिखता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ एडवांटेजेस भी है, वो हम देख लेते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट अंडर एक्ट इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881।
इसके अंदर डिस्काउंटिंग फैसिलिटी भी है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसमें एंडोर्समेंट भी पॉसिबल है। हेल्पफुल इन प्लानिंग कैश ऑपरेशन, रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स, इससे हम क्या बोलते हैं, बार बार हमें रिमाइंडर्स नहीं सेंड करने पड़ते कि पेमेंट कर दो, ठीक है। कन्वीनियंट मीन ऑफ मेकिंग फॉरेन पेमेंट करने के लिए भी ये बहुत कन्वीनियंट है। तो अब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अब एक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के और डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। So promissory note, sometimes the purchaser of the goods, debtor himself writes a note, signs it and give it to the seller of goods। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है, सेलर लिखता है, ठीक है। वो अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि आपको पेमेंट करनी है। प्रॉमिसरी नोट कौन लिखता है, परचेजर लिखता है। वो क्या लिखता है, प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं आपको पैसा दूंगा। तो क्या हो गया ये प्रॉमिसरी नोट। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। इट मस्ट बी इन रिटर्न, ये रिटर्न में होना चाहिए। और देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस, उसमें क्या था ऑर्डर, इसमें क्या है प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट। इसमें एक प्रॉमिस होना चाहिए कि हम आपको सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। द प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल, ये भी अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन अप्लाइड नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर और प्रॉमिसर, ठीक है। इसका सिग्नेचर जरूर होना चाहिए और इसमें स्टैम्प भी होना चाहिए। अमाउंट भी होना चाहिए, वो डेफिनेट होना, फिक्स अमाउंट होना चाहिए। और जिसको पेमेंट मिल रहा है उनका नाम भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे स्टैम्प है, ठीक है। सेंडर का यहाँ पे एड्रेस हो गया। 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे टू मिस्टर कपूर और ऑर्डर द सम ऑफ ₹5 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। आई इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिस, और वो क्या था ऑर्डर। टू मिस्टर कपूर जयपुर, ये हो गए पे और साइन कर दिया मेकर ने। अब पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में कौन कौन सी पार्टीज है, सबसे पहले मेकर जो कि होता है प्रॉमिसर या परचेजर जिसको पेमेंट करना है, मतलब जो पेमेंट करेगा, और पे सेलर हु गेट्स द पेमेंट, ठीक है। इसमें कोई ड्रॉ ही नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर जो पे मतलब जो सेलर है उनको कोई सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती और पीओई में सिग्नेचर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें दो ही होता है, मेकर और पे, ठीक है। तो अब हम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। इसमें कितनी पार्टीज होती है, 2 या 3 भी हो सकती है। इसमें सिर्फ 2 होती है, ऑर्डर या प्रॉमिस। इसमें ऑर्डर है, इसमें प्रॉमिस है। पे इसमें ड्रॉअर हो सकता है, इसमें ड्रॉअर नहीं हो सकता पे, ठीक है। पे इसमें ड्रॉअर हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो ड्रॉअर है वो क्रेडिटर या सेलर होता है, ठीक है। इसमें जो ड्रॉअर है वो सेलर होता है और इसमें जो ड्रॉअर होता है वो परचेजर होता है, ठीक है। और एक्सेप्टर, इसके अंदर एक्सेप्टर रिक्वायरमेंट है, इसमें नहीं है। किसकी कितनी कॉपीज बनती है, 1 कॉपी बनती है। अगर लोकल बीओई है, अगर फॉरेन है तो इसकी 3 कॉपीज बनती है और प्रॉमिसरी नोट की 1 ही कॉपी बनती है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक, तो ये हमने बीओई और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी और डेज ऑफ ग्रेस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी जो होती है वो क्या बोलती है कि आपका जो बिल है वो कब मैच्योर हो रहा है, कब पेमेंट कब आ रही है, कब आ रही है लास्ट डेट जब आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी का दूसरा नाम क्या है, ड्यू डेट। इट इज़ अ डेट ऑन विच पेमेंट बिकम्स ड्यू, जब पेमेंट ड्यू हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है तो अब लास्ट डेट आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यू डेट। डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। डेज ऑफ ग्रेस यानी क्या बोलते हैं, इट इज़ नेसेसरी कि हम जो हमारी जैसे आ रही 3 मंथ्स के बाद डेट आ रही है 1 अप्रैल, तो नेसेसरी हम 3 डेज के ग्रेस भी उसमें ऐड करें। तो 1 अप्रैल आ रही है, 1 + 3 4 अप्रैल ड्यू डेट होगी। तो ड्यू डेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो पहले तो 3 मंथ्स के बाद जितना डेट आ रही है वो प्लस डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना है। तो 3 days आर एडेड वाइल कैलकुलेटिंग ड्यू डेट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। इफ़ अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 30th January 2017 फॉर 1 month, इट्स ड्यू डेट विल बी 3rd March 2017। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं 30 जनवरी से 1 month कितना होगा, 30 जनवरी से 1 month कितना होगा। अब देखो फैब कब एंड होगा 2017 में, 28 या 29th, 28 फरवरी 2017। अब उसमें 3 days ऐड करने हैं, 1 2 3, तो 3rd March 2017, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो मंथ की एंडिंग डेट है वही लेनी है। अब हमें ऐसे नहीं देखना 30 to 30 होगा, नहीं, मंथ की एंडिंग डेट। इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन संडे और पब्लिक हॉलीडे इट विल बिकम 1 day अर्लियर, ठीक है। अगर ड्यू डेट हमारे फॉर एग्जांपल आ रही है 26 जनवरी, ठीक है, पर वो तो पब्लिक हॉलीडे ऑलरेडी हमें पता है, तो ड्यू डेट क्या होगी 25 जनवरी अर्लियर। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे होगी, फॉर एग्जांपल हमारे किसी उस दिन स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, या फिर कोई नेशनल पब्लिक फिगर की डेथ हो गई, तो उसके लिए इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गई, तो क्या होगा 1 day लेटर हो जाएगा। अगर 5th March को ड्यू डेट आ रही है और वो इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई है, तो ड्यू डेट क्या होगी 6th March। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसके ऊपर बेस्ड।
तो डेट ऑफ बिल है 1 जनवरी 2017, 2 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है। 2 मंथ्स यानी क्या हो गया, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, ठीक है। 2 और 1 मार्च आएगा, 1 मार्च 2017 में हम 3 डेज ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 4, 4 मार्च 2017। 1 दिसंबर 2016, 60 डेज, मंथ और डेज में फ़र्क है, डेज में हमको प्रॉपर डेज काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। 30 डेज के बाद क्या आएगा 31 दिसंबर, और फिर 30 डेज के बाद क्या आएगा 30 जनवरी। 30 जनवरी में हमको 3 डेज ऐड करना है, 31st 1 2, तो 2 फरवरी 2017। 28 दिसंबर 2 मंथ्स, 28 दिसंबर 2 मंथ्स, जनवरी फेब यानी 28 फेब 2016। 2016 लीप ईयर है तो उसमें 29 फेब भी होगा, तो 29 फेब 1 मार्च 2 मार्च, तो क्या होगी 2 मार्च 2016। 2 जनवरी 2017 1 मंथ ईजी, फेब आ जाएगा 28 फेब 1 2 3 मार्च 2017। 30 अप्रैल 30 डेज, 30 अप्रैल में हम 30 डेज ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 30 में, अब 3 डेज के ग्रेस के ऐड करेंगे तो क्या आएगा 31 1 और 2 जून, तो 2 जून 2017। 23 नवंबर 2016 से 2 मंथ्स, ओके। 2 मंथ्स क्या आएगा इसका दिसंबर जनवरी। 23 जनवरी में हम 3 डेज ऐड करेंगे क्या आएगा 24 25 26। 26 जनवरी 2016 हमें पता है क्या होगा, वो पब्लिक हॉलीडे होगा, तो उसका हम क्या हो जाएगी ड्यू डेट अर्लियर 25 जनवरी 2017। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ। अब कुछ 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्यू डेट निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो बहुत ईजी, बिल एट साइट। एट साइट का मतलब होता है ऑन डिमांड, यानी जो बिल है उसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, जब ड्रॉअर चाहे डिमांड करे आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। ऑलराइट, एट साइट मीन्स ऑन प्रेजेंटेशन मीन्स पेबल ऑन डिमांड व्हेन नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, जब मेंशन ही नहीं किया है टाइम तो उसकी टाइम क्या होता है बिल एट साइट होता है, उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं होता है और उसमें कोई भी डेज ऑफ ग्रेस भी नहीं मिलते हैं। बिल आफ्टर डेट क्या बोलता है कि हम ड्यू डेट की काउंटिंग कब से स्टार्ट करते हैं, जैसे आज मैंने बिल ड्रॉ किया, आज की डेट है 12 अक्टूबर 2023, तो आज से ही ड्यू डेट की पीरियड निकालने का जो काउंटिंग होगा वो आज से ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि डेट ऑफ बिल है 1/1/15, एक्सेप्टेड जो है मतलब जो ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया 15 जैन को किया, पीरियड 2 मंथ्स, तो अब अगर बिल आफ्टर डेट है तो कब से स्टार्ट होगा इससे, तो इसके 2 मंथ्स क्या आएगा 4 मार्च 2015। और बिल आफ्टर साइट यानी आफ्टर सीन, आफ्टर एक्सेप्टेंस, यानी इसमें पीरियड कब से स्टार्ट होता है आफ्टर एक्सेप्टेंस से, और 3 डेज का ग्रेस ऐड होता है, ठीक है। जैसे कि 1/1/15 को डेट ऑफ बिल है और 15 जनवरी को एक्सेप्ट किया है, 2 मंथ्स का पीरियड है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा पीरियड यहाँ से, तो 2 मंथ्स के बाद हिसाब से कितना आ जाएगा 18 मार्च 2015, ठीक है। तो हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, सेलर जो होता है बीओई में वही ड्रॉअर होता है जनरली, और उनके लिए क्या होता है बिल्स रिसीवेबल एसेट, परचेजर ड्रॉई होता है उनके लिए बिल्स पेबल होता है टर्म, और वो लाइबिलिटी होता है। ड्रॉअर जो बिल ड्रॉ करता है एंड पेमेंट उनको मिलती है, ड्रॉई जो होता है वो बिल को एक्सेप्ट करता है और पेमेंट करता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो जो है अच्छे से क्लियर हुआ हो। आज के वीडियो में हमने काफ़ी सारी थ्योरी पोर्शन जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कवर किया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में देखा, प्रोमिसरी नोट के बारे में देखा, ड्यू डेट कैलकुलेशन देखा, एंड बिल एट साइट, आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट भी देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 केसेस जो है कि बिल्स रिसीवेबल जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को कैसे कैसे तरीके से ड्रॉअर यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर हम एंट्रीज देखेंगे एंड क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।